अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर कशीदगी बढ़ने लगी है। आपको बताते चलें कि इस हवाले से रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं कि अमेरिका ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का नया मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक पैगाम सामने आया है, जिसमें जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल सलाहियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म का इयादा किया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है खित्ते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। मुश्तबा खामनाई का कहना है कि आबी रास्तों पर दुश्मन की हर रुकावट का खात्मा किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की खबरों की तरदीद कर दी है। व्हाइट हाउस का कहना है अमेरिका इस नौइयत की किसी मनसूबाबंदी पर गौर नहीं कर रहा। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुआशी बहरान संगीन होने लगा है। गैर यकीनी की सूरत हाल दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में ले रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब करते हुए एतराफ़ किया है कि जंग मुआशी बहाली की कोशिशों पर पानी फेर गई है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर तेल की कीमतों के तयन का पैगाम दिया है, जिसके बाद फिर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। मुआशी बहरान जब सर चढ़कर बोल रहा है तो हुकूमत ऑपोजिशन को इस संगीन तरीन मामले पर ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रही? क्या ऐसे नाजुक तरीन मौके पर भी ऑपोजिशन मुल्क की वसी तर मफाद में एक नहीं हो सकती, जो यकीनन इंतहाई लम्हाए फिक्रिया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एक बार फिर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है। क्या इस बार तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकेगी? सलमान अकरम राजा का कहना है तहरीक इंसाफ में काली भेड़ें मौजूद हैं जो पार्टी को कमजोर कर रही हैं। वो काली भेड़ें कौन सी हैं? क्या काली भेड़ों के साथ पीटीआई हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जाने पड़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उनके साथ साथ अरबाब खिज़र हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी उस्मान अहमद भट्टी साहब तज्ज़ियाकार, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब बतौर दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अरबाब खिज़र हयात साहब से। अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरबाब साहब, यकीनी तौर पर जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, गो कि ये वो इफ़ेक्ट है जो आप कहते हैं कि एक बैरूनी जो है एक हमारे ऊपर एक प्रेशर है जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्की सतह पर आता जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या ऑपोजिशन को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं समझते आप? किस तरह से देखते हैं कि ऑपोजिशन को अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो क्या जिस किस्म के आगे मुश्किल हालात आपके सामने हैं, आप इजीली उनसे नबर्द आसमां हो सकते हैं? देखिए सलमान भाई, जहां तक आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो मुझे तो पाकिस्तान में अपोजिशन कोई नजर नहीं आ रही है कि यहाँ पर अपोजिशन कहाँ पे है। क्योंकि देखिए, जो अपोजिशन होती है ना, तो वो एक मुहिब-ए-वतन सियासी जमात होती है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिनको आप अपोजिशन कह रहे हैं तो वो कोई पॉलिटिकल जमात तो है ही नहीं, तो उनको हम किस तरह अपोजिशन माने? क्योंकि इस वक्त जब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है, जो पूरी दुनिया जो है ना वो पाकिस्तान की तारीफों में लगी हुई है, तो यहाँ पर जिनको आप अपोजिशन कह रहे हैं उनका आप किरदार देके, उनके बयानात आप उठाकर देख ले, उनके जो यूट्यूबर्स हैं उनके आप वो बयानात देख ले, उनके जो लीडर। तो सर, आप उनके बयानात से प्रेशराइज हो जाएंगे? आप इसको देखते हुए आप कहेंगे कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी, हमने इनको ऑन बोर्ड ही नहीं लेना, क्योंकि ये बयानात ऐसे दे देते हैं कि हमारे लिए जो है मुश्किलात हो जाती हैं? देखिए सलमान भाई, हमारे लिए कोई मुश्किलात नहीं है और हम इनको सीरियस ही नहीं ले रहे। हम इनके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर-ए-आला है हम उनको सीरियस नहीं ले रहे, तो बाकी को हम क्या सीरियस लेंगे? आज मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब की बहन से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया जब वो गाड़ी में जा रही थी कि अहमद नियाज़ी साहब पता नहीं कोई एहतजाज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है किस चीज के एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप इनके अपोजिशन लीडर से पूछ ले कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला कोई एहतजाज कर रहे, वो कह रहे कि मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पर आप अगर सलमान राजा साहब से कोई पूछ ले, वो कह रहे मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, इनका ना कोई लीडर है, ना इनका कोई थिंक टैंक है, ना इनका कोई नजरिया है, ना इनके साथ कोई पॉलिसी है, ना इनकी कोई लीडरशिप है। यहाँ हर एक लीडर बना हुआ है, आप जिसको देखे वो लीडर बना फिरता है। तो इस तरह तो नहीं होते ना। देखिए, सियासी जो बातें जो होती है ना, तो उनका एक नजरिया होता है,
उनका एक प्लेटफॉर्म होता है, उनकी एक क़यादत होती है जो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो हम ठीक है। किसके साथ बात करते चलें ठीक है, पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, सर आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आवाज। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुन ली उनकी बात। वो कहते हैं आप में अनारकी अंदरूनी तौर पर इस हद तक है कि आपको सीरियस लेने की उनको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो मैं समझ रहा शायद मैं किसी अफ्रीका के मुल्क में रहता हूं। अच्छा, वो देखिए ना, रोटी भी महंगी, ख्वाब भी सस्ते हो गए, हम जैसे लोग कितने ही रस्ते खो गए, जिन्हें था दावा के बदल देंगे जमाना, वही जमाने के साथ समझौता कर गए। वो नारा लगता था वोट को इज्जत दो। और वो याद होगा ना, वो अपना पता नहीं क्या क्या रोग आर्मी, वो डॉन लीग्स में जिनके नाम आए थे, जिनके घर सज्जन जिडाल आते थे, गुलभूषण यादव में जो इस हवाले से बड़ी कहानी आप सुना करते थे। वो यादाश्त हो, मैं भूल गया, अपना ना बड़े अजीबो गरीब से नारे लगते थे। मैं तो हैरान होता हूँ यार, जमहूरियत अगर सीखनी है ना मुस्लिम लीग नून ने, तो देखिए मेरा 1000 इख्तलाफ रहे पीपल्स पार्टी के साथ, उनसे सीखे, वो बताएंगे जमहूरियत क्या होती है। यानी जितना मर्जी कह दे, यानी मैं तो आपको बताऊं, मैं तो जब मैं 9 महीने यूके रह के आया, तो मैंने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफर किए, कहा था, मैंने तो इमरान खान साहब को भी कहा था कि पीपल्स पार्टी से हाई मॉरल ग्राउंड पे हुकूमत बनाए आप, जमहूरी आज भी मैं आज भी समझता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साइड पर रखा हुआ है, ये जो कुछ हो रहा है, यानी पीपल्स पार्टी पता है कि क्या जुल्म और ज्यादती इस मुल्क के साथ हो रही है। आप अंदाजा लगाएं, यानी आप, अच्छा आप बता रहे थे को किसी से इनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, किससे? अच्छा, वो स्पीकर नेशनल असेंबली, वो तो बेचारा एक अपोजिशन लीडर लगा नहीं सकता, उसके अंदर से बंदे उठाकर लेके उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। अच्छा चले, चेयरमैन सेनेट से पूछ लेते हैं यार, खुदारा यार, इस मुल्क को अगर आप चलाने में सीरियस हैं तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान को मैंडेट दिया था, क्या आप जाएं महमूद अजगर के साथ बैठे रोका किसी ने? इलामा नासिर साहब के साथ बैठे रोका किसी ने? अच्छा, इन्हें फिक्र यह है कि हमारी इंतशारी हो रही। यार एक वक्त बताएगा जो कुछ आपने की है, जो आपने ये मेखें गाड़ी है ना इस आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर, और जो ये तबाही बर्बादी कर दी है इस निजाम की, अल्लाह ना करे जब आप पे वक्त आएगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपने ये क्या काम ऐसा कर दिया और क्या इस मुल्क के साथ तबाही बर्बादी कर दी। आप चाहते थे ना इस मुल्क को आगे लेके जाना, उसके लिए जाने के लिए क्या किया है? 3.5 साल में मुल्क को लाकर देखे ना, बता रहे हैं अब इल्जाम लगता रहा डिफॉल्ट का, वो सारी कहानी सारी सामने आ गई डिफॉल्ट का। भाई अब तो जिस तरह आप बचे फिरते हैं, ये तो आप हमारे मुस्लिम मालिक इनकी मदद ना करते तो आज तो डिफॉल्ट हो गया था ना, जैसे यूई पैसे ले गया था इनसे, यानी कोई डाउट तो नहीं रह गया था ना। आज अगर चलना चाहते हैं अजहर साहब, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन सर आप जहां पर हुकूमत पर तनकीद करते हैं वहां पे हम सलमान अकरम राजा साहब की भी गुफ्तगू सामने रखते हैं तो पता चलता है कि आप में ही काली भेड़ें मौजूद हैं। तो सर कौन सी हैं वो काली भेड़ें जो इस हद तक मामला आपके ले गई कि आप इकट्ठे बैठ ही नहीं पा रहे? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। यहाँ देखें ना, हर सियासी जमात के अंदर किसी ना किसी दौर के अंदर, देखिए मैं तो उनकी लीगल स्ट्रेटजी से इतफाक नहीं करता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से भी इतफाक नहीं करता। मैं आज भी समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जैसी जमातों से एंगेज करना चाहिए, मैं आज भी समझता हूँ, लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर नहीं निकाल सके। अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, यानी 17,000 डिटेंशन ऑर्डर। लेकिन सर खान साहब को कैसे मनाएंगे हाथ मिलाने के लिए? सर खान साहब नहीं मिलाना चाहते? वो एक अलग है। देखिए सर, यानी मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे दुख होता है कि मैं शायद किसी यूरोप, किसी अपना अफ्रीका के मुल्क में रह रहा हूँ। आप एक साबका वजीर आजम से मिल नहीं सकते, आप उनसे मुशावरत नहीं कर सकते, एक कैदी को आपने क्या बनाया? मैं तो उनका वकील हूं, मैं तो, मेरी आखिरी मुलाकात 19 सितंबर 2024 को 1.5 घंटे की हुई थी बुशरा बीबी साहब इमरान खान साहब से, उसके बाद मुलाकात नहीं। अगर अजहर सिद्दीक आज यूएनओ को लिखे, अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिखे, तो शर्म आती है ना, मुझे तो शर्म आती है ना कि मैं उनको बैठकर लिखूं। मैंने तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स नहीं, यानी आप यार खुदा रहा यार, आ जाए इमरान खान साहब को मेरिट पे आए, डे टू डे केस सुने और फैसला कर ले, और उनको इतना डर और खौफ नहीं आने दे पाए इमरान खान को, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया इस हवाले से।
बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब। आमिर साहब, जो अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हुकूमत की जानिब से दावे किए गए, वजीर आजम साहब की जानिब से जिस तरह से अब कहा गया कि जंग जो है उनकी जितनी एक मुआशी तगोदो थी जो उन्होंने अचीव किया था उस पर पानी फेर गई है, और अब जंग का यूं लगता है एक और जो है अब फेज स्टार्ट होने को है। अमेरिका जिस तरह से तैयारी कर रहा है और मामला जिस तरह से खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो आम जो अवाम है उसके लिए तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे में ऑपोजिशन जो कि यकीनी तौर पर एक पाकिस्तान के बड़े तबके को रिप्रेजेंट करती है, उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाए? उसको क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा इन तमाम तर फैसलों में, इन तमाम तर हालात? बहुत शुक्रिया। जो पहले जंग है खिता हमारा इसको सामना करेगा, जिसके असरात दुनिया पे भी आएंगे, लेकिन बिलखुसूस क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क के ऊपर सारी तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा इन ममालिक को होगा जो कि खिते के ममालिक है। अच्छा, जब भी पॉलिसीज बनानी है, पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा मिला कि हमें सालिसी हम करते रहे, सुपर पावर को भी हमने इसमें एंगेज किया और दूसरे मुल्क भी हमारे साथ। लेकिन बहरहाल मुल्कों की इज्जत सालिसी से ज्यादा उसकी मुआशी सूरत हाल से होती है और उसके अपने हालात से होती है। तवज्जो देनी पड़े। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इस बात से डिसएग्री करता हूं कि किसी खित्ते के किसी दूसरे मुल्क पे मुसल्लत करदा जंग ये नहीं हो सकता कि वो आपकी मुआशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क उस पर असरात है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं है कि भाई किसी जंग की हमारी सारी वो सिफर हो गई है। मेरे ख्याल से ये सियासी पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है। ना इसे सियासी तौर पे कबूल किया जाएगा और ना इसे पाकिस्तान के अवाम कबूल करेंगे। और पाकिस्तान के वजीर आजम को वापस भी लेना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि जंगी सूरत हाल का हमने मुकाबला किया, कोशिश की कि जंग ना हो, लेकिन जो भी हालात हो पाकिस्तान की मैशत को बेहतर जैसे भी करना पड़े। तो मेरे ख्याल से ये नाउमीदी तो उन्हें नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, एंगेज तो सब सारी कुव्वतों को करना चाहिए। पॉलिटिकली जितने भी फरीक होते हैं, और अपोजिशन एक अहम फरीक है, लेकिन मैं अजहर सिद्दीक साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि पीटीआई ने भी जो पॉलिटिकल मुकाम है और पॉलिटिकल स्पेस है उसे जाया किया है। जब आप पॉलिटिकल स्पेस को जाया करते हैं तो आपका मुकाम दिया नहीं जाता है। अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट को एंगेज रखे, पार्लियामेंट के अंदर रखे और इश्यूज टू इश्यू के साथ करे, तो नाराज भी हो, एहतजाज भी करे, दरवाजे बंद नहीं होते। बदकिस्मती पीटीआई की तरफ से ये रही है कि बिल्कुल दरवाजे बंद कर देते हैं और ये आके मामलात को उस तरह ले जाते हैं नो रिटर्न तक कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। उसका बड़ा सबूत ये है कि हमने पीटीआई को, हमें कहा जाता है हुकूमत, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, हम आईनी सदर, चेयरमैन सेनेट, 2 सूबों के गवर्नर्स हैं। तो ये हमने एक दरवाजा खुला रखा था कि अपोजिशन अगर प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करना चाहती तो अपोजिशन सदर पाकिस्तान से बात, अगर वजीर आला से इख्तलाफ है बिल्कुल ठीक बात कर सकती है। अब आप सूरत हाल देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, एक सियासी वर्कर है, लेकिन उसके साथ भी इन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाया। मतलब अगर यहाँ पे पीएमएलएन का बैठा होता या कोई इनका टोटली मुखालिफ तो क्या होता? तो हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना वफाक में ना उस सूबे में, तो हम तो एक दरमियानी सतह पे। बिल्कुल ठीक, तो मैं ये समझता हूं कि अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे पीटीआई को और सियासी बिहेवियर की तरफ आना। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब भी। भट्टी साहब, हमने सुन ली, गुफ्तगू सुन ली,
किस तरह इनको आपस में बिठाया जा सकता है? गिले शिकवे और एक दूसरे के साथ जो फासला है वो मजीद बढ़ता जा रहा है, और इन हालात में जहां पर कौम को एक बनकर खड़ा होना है, पूरी कौम को एतमाद में लिया जाए, वहां पर हमें धड़ेबंदी जो है वो नजर आती है, और इनकी धड़ेबंदी की वजह से इनके पीछे चलने वाले अवाम भी तकसीम नजर आते हैं। कियानी साहब थैंक यू। बात यह है कि पीटीआई को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त लाइमलाइट में है दुनिया की। पाकिस्तान के पास आकर दुनिया की सुपर पावर आके फैसले करवा रही है कि हमारी जो जंग हो रही है उसकी सुलह करवा दें। पीटीआई को ना अभी इस वक्त एक तहरीक चलानी चाहिए। वो तहरीक ये चलाएं कि जो पार्टी के अंदर इस वक्त टूट फूट है ना, पहले तो उसको जोड़ लें। देखें, ये कहते हैं पंजाब पर इन्होंने फिर आकर हमला करना है। मैं इस वक्त बड़ा इसको अप्रिशिएट करूंगा कि सिंध के जो मेयर है पीपल्स पार्टी के, वो अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले आए और यहाँ पर आके उन्होंने जो सरकारी हमले का तो नहीं कह दिया, उन्होंने तो कहा आना है। अब हमला उसको कंसीडर कर लेंगे तो फिर यहीं से तो अनारकी फिर सर बात यह है, इन्होंने किए ही हमले हैं। अच्छा देखिए, किसी भी पार्टी की, किसी भी इंसान की शख्सियत को पहचानना हो, कहते हैं उसका माजी देखें। इनका माजी असल में ठीक नहीं रहा, इसलिए इन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर अभी पीपल्स पार्टी की जो मेयर है सिंध के, वो आए हैं, उन्होंने आके वासा का दौरा किया। यहाँ पर आके पंजाब हुकूमत के पास जो भी एक्सपर्टीज है उनको सीखा, जो सिंध के पास स्किल्स हैं वो इनको सिखाएं। देखिए, सियासी जमातों को सियासत करनी चाहिए, मगर हर वक्त घेराव जलाओ की सियासत ठीक नहीं है, इसलिए पीटीआई के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। तकाबली जायजा सर वो भी देते हैं, वो कहते हैं कि हम सिंध गए तो देखे वहां पर किस तरह से मामला बेहतर चले, हम पंजाब में आए तो यहाँ पे हमें पहले से दुश्मन समझ लिया गया। सर जब वो पंजाब में आए हैं, आप आकर यहाँ पर देखें ना कि पंजाब असेंबली पे उन्होंने हमला कर दिया, साथ वो गार्ड्स अपने लेकर आए जिनका नाम लिस्ट में नहीं था, वो भी लोग एंटर हो रहे थे। अच्छा। मुझे अब ये बताएं, अभी एक नाम बताया जा रहा है कि वो इस तहरीक को पीटीआई की तरफ से अहमद नियाजी साहब आपने कोई बताया है। मैंने इन अहमद नियाजी साहब को इमरान खान के साथ बतौर गार्ड चलते देखा है। अच्छा। मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई पहले कहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप बचाएगा, फिर इन्होंने कहा कि हमें वो डोनाल्ड ट्रंप का जो मशीर है वो हमें बचाएगा। अब एक गार्ड, देखें मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि वो गार्ड की मैं कोई तस्दीक कर रहा हूं, मेरे कहने का मकसद है कि इनका सीनियर रहनुमा, वो रिश्तेदार है उनका। सर बेशक उनकी पोजीशन में आपको बता रहा हूं, बेशक वो हो सकता है कि वो कहे कि जनाब मैं बतौर गार्ड भी आपके साथ मौजूद हूं, उनकी मोहब्बत। कहने का मकसद है कि पीटीआई को एक फैसला एक हाथ में इंसान के देना चाहिए। इनके इस वक्त पार्टी में 10 से 15 ग्रुप बन चुके हैं। अली माह साहब का ठीक हो गया सर वो तो उनके कजन बताए जा रहे हैं। ठीक है सर। अरबाब साहब यकीनी तौर पर आपने कह दिया कि ऑपोजिशन तो है कोई नहीं है, और मामला जो है वो ऑपोजिशन के हाथ से भी बाहर है। तो सर ये बता दें कि फिर आज पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि यकीनी तौर पर इसी हवाले से हम आपको कह रहे थे कि एतमाद में लें, ऑपोजिशन को बताएं कि किस तरह की हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है। तो सर पेट्रोल की प्राइस आज कितनी बढ़ाने जा रहे हैं सर? देखिए सलमान भाई, ये भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बातें की है और समझने वाले वो समझ गए भी होंगे। ये बातें मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन अच्छा हुआ कि भट्टी साहब जो कि एक न्यूट्रल एनालिस्ट थे तो उन्होंने ये बातें की है, तो अदर सदीक साहब को भी अब समझ आ गई होगी। क्योंकि देखिए ना, अदर सदीक साहब ने एक बात कही कि मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं अफ्रीका में रह रहा हूँ कि कहाँ रह रहा हूँ। हकीकत में वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन जिस सियासी जुमात से उनका ताल्लुक है, जिस फैन क्लब से उनका ताल्लुक है, तो वो मुझे पाकिस्तानी नजर नहीं आ रही, वो तो इंडियन मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जो इंडिया हमारे खिलाफ जो बातें करता है वही ये लोग भी करते हैं। जो हरकतें इंडिया करती है ये भी यही हरकतें इन लोगों की भी है। देखिए आज आप खैबर पुख्तनख्वा के हालात देखे ना, यहाँ पर तो इनकी हुकूमत है और तीसरा टर्म इनका चल रहा है। यहाँ पर आप पेट्रोल का तो बता दें सर, असल लोग तो इसी से जुड़े हुए हैं सर, ये सियासी बहस तो चलती रहेगी। पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं ना, तो जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो पाकिस्तान भी कर रहा है। अब इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान अपनी कोई अपनी अलहदा पॉलिसी बनाए, इस तरह हो नहीं सकता है। जो पूरी दुनिया में होता है वही पाकिस्तान भी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि आप लेवीज की बात कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए सर लेवी की बात की जाए, बार बार लेवी बढ़ा दी जाती है सर, लेवी क्यों बढ़ाते हैं? देखिए हुकूमत इस तरह नहीं चलती है ना मेरी ख्वाहिश पे चलती है, ना आपकी ख्वाहिश पे चलती है, ना सर फिर किसकी IMF की ख्वाहिश पे चलती है सर? जी सर फिर IMF की ख्वाहिश पे चलती है सर?
नहीं नहीं, देखिए हुकूमतें किसी की ख्वाहिश पे नहीं चलती है, लेकिन मैंने तो आपको कहा ना कि इस वक्त पूरी दुनिया हालत जंग में है, और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने नहीं पड़े, पूरी दुनिया को मुश्किल फैसले करने पड़े। अमेरिका जैसे मुल्क में भी वहां भी पेट्रोल महंगा हो सर, लेकिन सर हुकूमतें जिस मैंडेट पर आती हैं वो यही है कि वो आवाम को रिलीफ देंगी, उनके हक में वो सब कुछ करेंगी जो पॉसिबल होगा। हम ये कह के तो नहीं जान छुड़वा सकते कि जी हमारे ये इख्तियार में नहीं है। सर, इसी हवाले से मजीद बात करनी है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ। अजहर सिद्दीक साहब, जब बात आ जाती है ऑपोजिशन की तो यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि आपकी ऑपोजिशन का वो किरदार है ही नहीं, इतनी हल्की ऑपोजिशन के यूं लगता है कि अब शायद हुकूमत ही आपको बताए कि ऑपोजिशन करनी किस तरह से है। हम फिर शायद वो बिलावल की उस ऑपोजिशन से देखें कि जिन्होंने फिर मार्च किया और फिर वो इस्लामाबाद आए और महंगाई के खिलाफ जो मार्च किया। तो सर, ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि आप उस तरह से उस लेवल पर, उस ऑपोजिशन को उस लेवल पर नहीं ले जा सके जिसकी इस मुल्क को जरूरत है? बहुत शुक्रिया। आपको पता है एक रब पाक फरमाती है लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पर लानत हो। और वाकई लानत होनी चाहिए जो झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमने दुनिया में नहीं आखिरत में पूछना है। झूठ के बाजार में सच बोलना जुर्म ठहरा, वरना हर शख्स यहां आईना होता कैसे। झूठ के चेहरे पर कब तक नकाब रहती है, सच की एक किरण सब हिसाब लेती है। पूरी कौम देख रही है जनाब, हमें बताने की क्या जरूरत है। मुझे एक एक टॉपिक पे आज मैं बता देता हूं। अपोजिशन, यानी मेरी एक बात सुनिएगा, ये मैं पाकिस्तानी तारीख में 144 इतना नहीं मैंने धक्का लगा जितना अब लगता है, यानी हर वक्त इस मुल्क में 144 है। लानत ऐसी हुकूमत पे, डिक्टेटर के दौर में ऐसा नहीं होता था। लानत ऐसी हुकूमत पे, यानी मैं उस हुकूमत पे कह रहा हूं कि जिसने जनाब अपना, अगर आप गौर करें नजरबंदी के ऑर्डर्स, लानत है उस हुकूमत पे कि जिन्होंने ECL PCL आ जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं इसमें, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ला जाए, बुला ले डाटा सारा आपको अंदाजा हो जाएगा। सर खुदारा यार, इस मुल्क में अपोजिशन करने कौन दे रहा है? कौन करने दे रहा है यहाँ पर अपोजिशन? मैं पूछना चाहता हूँ। अपोजिशन लीडर तो लगा नहीं सके यहाँ पर। चले, आपकी हालत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जरा गौर कीजिएगा यार। कभी आइएगा लाहौर में, मैं आपको सड़कों में लेके चलूंगा, बल्कि आप मेरे साथ आइएगा माल रोड पे, आपको अंदाजा हो जाएगा। 16 अरब के ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने चलान किए हैं। लेन वायलेशन 8000, 10, कोई वायलेशन, कोई चक्कर ही नहीं ना, रिव्यू है। वो मैंने चैलेंज किया हुआ यार उस बात को। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो जिस तरह से रूल के जरिए बढ़ा दिया, परेशान हो गए। 53 करोड़ का रिवॉल्विंग पंजाब, और जितनी करप्शन और जहां पर अरबों रुपया बसंत में बढ़ा दिया, जहां अरबों रुपए के शॉर्ट एंड कैटल शो कर रहे हैं, जहां ग्राउंड पार्क खत्म कर दिया, जहां पर बैठकर 11 अरब का। सर एक मिनट सर, बोलने दें सर, उनको बोलने दें। अरबाब साहब बोलने दीजिएगा। अरबाब साहब बीच में इंटरप्ट नहीं करना सर, आपकी। अरबाब साहब, और जो 12 अरब रुपए रमजान पैकेज में आपने, अरबाब साहब आप पॉइंट्स नोट कर लें। अरबाब साहब, तो आप लोगों ने सूबे का बेड़ा कर दिया है। अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब एक मिनट, अजहर साहब एक मिनट। अरबाब साहब को एकदम बोल लेने दें, फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपकी बारी है। अरबाब साहब बोलते, जी जी। आप झूठ बोलते हैं और झूठों पर लानत होती है। आपसे लोगों की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। आप अपने वक्त पर सर अपने पॉइंट पे बोल सकते हैं जी सर। अरबाब साहब इस तरह से करेंगे तो इंटरप्शन होगी सर, ना आपकी बात सुनी जाएगी ना उनकी सुनी जाएगी। सर सुन लेना, सर सुन ले एक सर, सर एक सर, इस मुल्क के भाई आप जैसे आपको आपकी हैसियत क्या है? दो चुप कर, तुझे पूछता कोई नहीं है काबिल है आप अपनी भाई, चुप कर यार। लानत ऐसे लोगों के ऊपर क्या बुला नहीं। अजहर साहब लानते ना भेजें, आप भी जरा थोड़ा सा कंट्रोल सर, लानते ना भेजें सर। चुप करके सुनो, आप जैसे लोग हैं यार। देखिए सीरियस गुफ्तगू हो रही है, क्या मस्करे को बिठा लिया आपने यार? सर नहीं, इस तरह से नहीं सर, सीरियस जवाब हमारे लिए काबिल एहतराम है। अरबाब साहब
अरबाब साहब थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर आप अपनी बारी पे सर बोल लीजिएगा, ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं चले सर, आप अपनी बारी पे बोल दीजिएगा सर, अपना पॉइंट नोट कर लें सर, जब आपका वक्त आए आप भरपूर जवाब दें सर, जितना भड़ास होती है सर आप वो निकालें। अजहर साहब बस आप जरा थोड़ी सी लानते सर ना भेजें तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा सर। आप जरा सुनिएगा जी, इस मुल्क में ये जो पीडीएल है ना, ये भत्ता है, मैंने चैलेंज किया हुआ ना, 234 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है, 105 रुपए आप पीडीएल ले रहे हैं, किस कानून के तहत भाई? जो इंटरनेशनल मार्केट का बेवकूफ बना रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। मैं तो पिछले 15 सालों से इस प्रोसेस को देख रहा हूं। इस सब खित्ते की पूरे दुनिया में सबसे महंगी बिजली है, यहां पर बिजली यहाँ चोरी हो रही है। आप एलएनजी ला नहीं सके इस मुल्क के अंदर, क्या बात कर रहे हैं आप? गैस यहां पर अवेलेबल नहीं है। अब खुदारा यार, यानी आम आदमी की जिंदगी अजीर्ण कर दी है। वो हमें 2-4 लाइटें दिखाकर बता रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है? बिल्कुल ठीक। आपके कर्जे हमारे दौर पर यहाँ के कर्जे दे मुआवजा कर लें आप। बिल्कुल ठीक अजहर साहब, बिल्कुल ठीक पॉइंट को आगे लेके जाना है ना, इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो भाई इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो सीखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बिल्कुल ठीक सर, वो उन्हीं से सवाल कर लेते हैं अजहर साहब, पीपल्स पार्टी से जरा पूछ लेते हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से पूछ लेते हैं सर। आमिर हसन साहब आप बताइएगा, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है, आपने भी बड़ा इनको जो है सपोर्ट किया है, लेकिन फिर एक दफा से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं और हुकूमत यकीनन इसकी कोई ना कोई तौजीह देगी, तो आप मुतमईन है ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी से? देखिए, पीएमएलएन के साथ जो हमारा अलायंस है कोई मोहब्बत में नहीं है, ये तो बस एक जबरदस्ती का मामला था। जबरदस्ती का मामला इस तरह कि जो मैंडेट मिला है इस असेंबली के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा पीटीआई के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट ग्रुप था वो था। जी सर, हमने महीनों तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस पे रिकॉर्ड पे है कि वो चाह रहे थे कि पीटीआई गवर्नमेंट बनाए और हम इन्हें सपोर्ट करते। अच्छा, इन्होंने दूसरा जबरदस्ती कर किसने दी सर आपके साथ, सर पीपल्स पार्टी के साथ? यहाँ पे कौन किसके साथ जबरदस्ती कर देता है, इसे फिर कभी टाले रखें, फिर कभी बात हो जाएगी। आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली हम सबको समझना पड़ेगा। ना तो आइडियल सूरत हाल थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ना आज है। कल पीएमएलएन की गवर्नमेंट को एक अच्छा मौका मिला है, कोई ने हमने बाहर से सपोर्ट दी है, एक मिनिस्ट्री नहीं ली इनसे, कभी इन्हें ब्लैकमेल नहीं किया, कभी इन्हें हमने तंग नहीं किया, मगर ना हम इत्तेहादी हुकूमतें चलाते रहे हैं। हमें पता है कि एक पैर दरवाजे से बाहर होता है और एक पैर फिर अंदर रखना पड़ता था इत्तेहादियों को मनाने के लिए। इन्हें तो इत्तेहादी मिला है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जैसा, जो इन्हें कुछ भी नहीं कहता, और शायद इन्हें डांट डपट कोई मियां नवाज शरीफ से हो जाती है। आसिफ अली जरदारी साहब तो इनके साथ जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मियां नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ से हिस्सा लिया है अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना के। हमने इनसे कोई हिस्सा नहीं लिया हुकूमत के अंदर किसी किस्म का, तो इससे ज्यादा तो किसी पार्टी को सपोर्ट पॉलिटिकली दी नहीं जा सकती है जो हमने दी है। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं शहबाज शरीफ साहब के एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करता हूं, एज चीफ मिनिस्टर भी, एज प्राइम मिनिस्टर भी। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे विजिलेंट होके करने पड़ते हैं। उसके लिए उन्हें सर, लेकिन सर वो फिर आपको भी पार्टी के साथ आमिर साहब वो भी आपको ताने मार जाते हैं कि साहब आईनी ओहदे तो आपने ही रखे हैं। मिनट दे दे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जी सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं चाह रहा था सर। मैं ये समझता हूं कि पीएमएलएन को अरबाब साहब जरा एक मिनट बात कंप्लीट कर लें सर। सियासी तौर पे सियासी मामलात को आगे बढ़ाएं। पीपल्स पार्टी उसे मिली हुई है, लेकिन हमें फॉर ग्रांटेड ना लें। हम एक बड़ी सियासी कुव्वत है, 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में हुकूमत है। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त प्रोग्राम का बहुत कम रह गया सर, पॉलिटिकली चला नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, कता कलामी की माजरत, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि महदूद है तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने पड़ेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने एक जुमला कहा, उनका यह कहना था कि ज़बरदस्ती जो है वो उनको इत्तेहाद उनका बना और वो चला रहे हैं। तो भट्टी साहब, कौन है जो ज़बरदस्ती बिठा देता है, कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती हो जाती है इतनी बड़ी जमातों के साथ? सर मैं ये कहूँगा कि अब ना तो वो अदलिया चलेगी जो ये कहती थी गुड टू सी यू,
इमरान खान साहब को। अब वो ना अदलिया चलेगी जिनकी अहलिया जो है वो अपने जजिस को कहती थी कि वो ये वाले फैसले कर दें इमरान खान के हक में, और ना वो अदलिया चलेगी कि जिनके फैसले 3-3 दिन पहले पीटीआई के वज़रा बता देते थे। मैं दूसरी बात आपको ये कहूँगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब ये हुकूमत फॉर्म हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र किया था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना लें, मगर इन दोनों ने मिलकर सियासी जमातों ने हुकूमत नहीं बनाई थी। और मैं आपको बताऊं, आज पंजाब की बात हो रही है, यकीन करें कोई भी एक न्यूट्रल बंदे को बुला लें कि आज का पंजाब वो जो बदबूदार पंजाब था उस्मान बुज़दार के दौर में कूड़े करकट के ढेर पड़े होते थे, अब आपको कहीं कूड़ा करकट नजर नहीं आता। मरियम नवाज वज़ीर पंजाब ने यहाँ पर सीसीडी का क़याम इसलिए लाया कि जराइम पेशा अफराद को ख़त्म किया जाए। अब आप देखें सूबे में अमन व अमान है। आप लाहौर की डेवलपमेंट की बात करें, बिलीव मी, डीजी एलडी ताहिर फरूक, टीपा के चीफ इकरार, कमिश्नर लाहौर दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। और आप अक्टूबर में आपको महीना दे रहा हूँ, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ बतौर सहाफ़ी, कि आपको पंजाब और मजीद बेहतर नजर आएगा। आज कच्चे के इलाके में मरियम नवाज ने अरबों रुपए मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा बैरिस्टर साहब। जी बैरिस्टर साहब, आप ही की जानिब आ रहा हूं। सर बता दीजिएगा, क्या वाकई पंजाब इतना साफ हो गया? मेरा ले लिया, जबरदस्ती से मेरी ये मुराद नहीं थी कि हमें कोई जबरदस्ती बिठाया गया है। मैं उसे खुद एलेबोरेट कर देता हूँ। जी मैंने कहा था कि ये जो हमारा सियासी इत्तेहाद है, ये कोई लव मैरिज नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज है। और अरेंज मैरिज कोई होती है, वो निभानी पड़ती है, उसपे कोई सोशल प्रेशर बाद में प्यार भी तो हो जाता है। अरेंज मैरिज में बात है ये। अब आपने इसे जबरदस्ती का कह दिया, जबरदस्ती नहीं, मीन्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज में जो फर्क होता है वो हमारा इस अलायंस का गवर्नमेंट के साथ फर्क है। क्योंकि हमारा एक मुखालिफत रही है PMLN के साथ, हमारी एक तारीख है, हमने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हुई हैं, लेकिन इन्हीं के साथ हमने COD भी साइन किया हुआ है। और सियासत में यही होता है कि अपने मुफादात से, अपनी जात और अपने दुखड़ों से ऊपर होके आपको नेशनल इंटरेस्ट में चलना पड़ता है। यही पॉलिटिकल अमल होता है। बिल्कुल ठीक। अजहर सिद्दीक साहब बता दीजिएगा, अब तो बात आ गई अरेंज मैरिज पे। सर किसने करवा दिया अरेंज मैरिज? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं। देखिए, चूंकि मैंने तो हर मामले में पिटीशंस फाइल किए हुए हैं। पंजाब सिर्फ चंद जगहों के ऊपर आप परेशान हो जाते देख के, जितना तबाही और बर्बादी मरियम सफदर के दौर में पंजाब की हुई है, आप सोच नहीं सकते हैं। आने वाले दौर में आप देखिएगा, आपके पास डाटा सारा आएगा आपके साथ। किसने कह दिया आइडियल सूबा है? आप बोले सर। जी सर, पॉइंट अपना सर, आप पॉइंट पूरा करें सर। आप सर अपने पॉइंट पे कंसंट्रेट करें सर। अरबाब साहब, उनका राइट है बोलना। अरबाब खिजर साहब, सर उनका राइट है। अरबाब साहब आपकी जानिब आती हैं सर, आपका मौका भी आ जाएगा। अरबाब साहब आपका मौका भी आ जाएगा सर, उनका राइट है। अरबाब साहब उनका राइट है सर, वो चैलेंज कर सकते हैं, आपकी सारी कारकर्दगी को चैलेंज कर सकते हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। जी अजहर साहब। अच्छा देखिए ना, मैंने तो चौके, आपको पता है, अरबों रुपए के इश्तेहार दिए हैं, और मुझे वो कंपनियां भी पता है जिनके नाम पर इश्तेहार होके डिजिटल और अखबारों के नाम पर। खुदारा यार, किसने कह दिया? ये तो बाप का पैसा समझते हैं। यानी यहां बैठ के कोई अकाउंटेबिलिटी का मुझे बता दें। मैं तो छोटा सवाल पूछा है कि 11 अरब का जहाज बाप का पैसा है, किस लिए लिया? 12 अरब रुपए यहाँ पर वो कहाँ चले गए? तो 4 अरब रुपए उसके अलावा किस प्रोजेक्ट, मैं हर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, किसने कह दिया कि पंजाब सुधर गया? अभी सुथरा अरबाब साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ सर। अरबाब साहब जो यार, ये क्या आपने बुला लिया यार? खुदा सर क्या यार, अरबाब साहब जरा थोड़ा सा वेट कर लें आप। यार पता नहीं क्या यार, ये बताया यार। अरबाब साहब आपने नहीं सुनना, आपने सिर्फ इग्नोर करना है और अपना पॉइंट देना। इस बेचारे को ऐसे ही बुला लेते हैं, कमाल है यार। और भाई तू अपनी दफा जवाब दे रही है, तूने तीर उतारने हैं, जो तूने सच बोलना है। झूठ बोलने वाला आदमी है तू, लाले तो झूठ बोलने वाले के ऊपर। अरबाब साहब आप झूठ बोल रहे हो, वो शर्म ही कोई नहीं आती है, वो शर्म ही कोई नहीं आती है। थोड़ी सी आप पे शर्म नहीं है, थोड़ी सी शर्म नहीं है आपके अरबाब साहब आप थोड़ा सा सर तहम्मुल का मुजाहरा कर लें तो प्रोग्राम अच्छे से कंक्लूड हो जाएगा। अपने पॉइंट पर सर
उजराला आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बारी पे। इंसान बिठा दिया आपने पकड़ के यार। नहीं, आप कहाँ से पकड़ ओ भाई घर जाके बैठ जाके जा शाबाश। आपको बिठा देते हैं। ओ भाई दो बाकी और भी हैं। चुप करके बैठ जा। ठीक। ये क्या ये प्रोग्राम कर रहे हैं या बेचारे से सर ये सर अरबाब साहब सीनियर रहनुमा है सर नून लीग के सर जी। नहीं सलमान भाई देखे ना, ये झूठ बोलने के लिए मैं तो हैरान हूं। सर झूठ सर यहाँ पे हर एक का अपना अपना सच है सर, उनको बोलने दें, आप अपना सच बोल लीजिएगा सर। पाकिस्तान का स्पेलिंग बताओ जरा, पाकिस्तान का चलें जी। अजहर साहब उनका ये कहना है कि जी आप झूठ ना बोले सर, मत बोले झूठ। आप सर अपने पॉइंट्स बताएं जी जी जी। अजहर साहब आप अपने पॉइंट्स बताइएगा। यार देखे बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। आप ना आ जाते हैं, आगे मैं आपको अस्पतालों में ले जाता हूँ, यहाँ जो PIC में ले चलता हूँ, HIV एड्स कितनी फैली मैं दिखा देता हूँ आपको, मीजल के क्या हालात है मैं दिखा लेता हूँ, मंकी पॉक्स किस तरह फैलता है, आजे मैं लेके चलता हूँ अस्पतालों में, चैलेंज कर रहा हूँ, आजे किस किस ने जाना है और वहां हालत में दिखाऊंगा। मैं तो रोजाना बैठ के यहाँ पर, यानी ऐसा पंजाब में ऐसा जब कुत्ते काटने से लोग कितने मर गए हैं, गौर करें आप, कुत्ते काटने से लोग कितने मर गए हैं, आग में झुलस के लोग कितने मर गए हैं, गटरों में गिर के कितने लोग मर गए हैं। कौन से पंजाब की बात कर रहे हैं आप यार? वो पंजाब के जहां इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, यानी हम तारीफ करते फिर ये CCD की यार, खुदा यार दीन पड़े हैं जी, बिल्कुल किसी को इस तरह कत्ल नहीं कर सकते आप, और आप तारीफें करते फिर ये CCD की तरह के लोगों को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। अजहर साहब आप जरा अरबाब साहब को सुन लेते हैं। अरबाब साहब आपकी बारी आ गई सर। अरबाब साहब अब आप अपने पॉइंट, अरबाब साहब हमारा करीबी बंदा हो तब हमें पता लगेगा CCD क्या बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बगैर लीगल प्रोसेस के लोग नहीं मारे जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। अरबाब साहब बताइएगा सर, अब आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन करें। देखिए सलमान भाई, मैं अजहर साहब की बातें सुन रहा था, लेकिन देखे ना वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, और देखे ना हमारे पास इतना टाइम होता है, ना कौम के पास इतना टाइम होता है कि वो झूठ सुने। यहाँ पर मैं इनको खैबर पुख्तूनख्वा आने की दावत देता हूँ और आप भी इनके साथ आ जाए। आप यहाँ पर हॉस्पिटल के हालात देखे कि यहाँ पर हॉस्पिटल में एक सिरिंज नहीं है, ये यहाँ के हॉस्पिटल के हालात है। यहाँ पर हम सुबह उठते हैं करप्शन की दस्तावेज सुनने को मिलती है, इन्होंने तो खैबर पुख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। यकीनी तौर पर आप की गुफ्तगू हम सब ने सुन ली है। यकीनी तौर पर ये जो मामलात बनते जा रहे हैं, शायद यूं लगता है अरबाब साहब को KPK के हालात की बहुत खबर है, अजहर सिद्दीक साहब को पंजाब के हालात का पता है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं पर क्लैश आता है और दोनों अपने अपने सूबों की कारकर्दगी के हवाले से नाला नजर आते हैं। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।